Unit 5. In this unit, we shall discuss fundamentals of communication engineering. ओके तो कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा जो है सिग्नल टर्म्स का यूज किया जाता है, यानी सिग्नल्स को ही एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। सिग्नल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम फिजिकल फिनोमिना इन मैथमेटिकल फॉर्म। जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं तो जो वॉइस एनर्जी है जो जनरेट हो रही है ये आपका फिजिकल फिनोमिना है, और इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये सिग्नल होगा, विच कॉन्टेन सम इंफॉर्मेशन। ओके तो सपोज करिए कि आपने ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में सिग्नल लिखा है सी टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, वेर ए इज एम्पलीट्यूड। ये सिग्नल है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, इसका आपका है ए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये आपकी ओमेगा जो है ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको भी आप फ्रीक्वेंसी लिखिए क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है, और ये कॉस के बाद जो कंप्लीट आपका एंगल टर्म है यानी कॉस थीटा जो आप लिखते हैं पूरा कंप्लीट आपका ये फेज है। ओमेगा टी आपका जो है क्या है, ये फेज है। तो सिग्नल के ये 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिससे सिग्नल डिफाइन होता है, यानी सिग्नल में जो इन्फॉर्मेशन होता है इन्हीं तीनों पैरामीटर में होता है। एम्पलीट्यूड में होता है, फ्रीक्वेंसी में होता है और फेज में होता है। PHASE है फेज की स्पेलिंग है, PHASE फेज। ओके सिग्नल आपका मेनली कई तरह से होते हैं, जैसे मोस्टली हम लोग साइनोसाइडल सिग्नल के डिस्कस करते हैं। ये आपका साइन सिग्नल है, टाइम है, टाइम एक्सिस, और ये एम्पलीट्यूड एक्सिस, जिसमें t इक्वल टू 0 पे आपका सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 है, फिर t इंक्रीज करने पे ये आपका जो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, फिर पीक अटेन करने के बाद डिक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक ना। और दूसरा टर्म क्या है, t इक्वल टू 0 पे एक सिग्नल मैक्सिमम है और t इंक्रीज करने पे यानी टाइम बढ़ाने पे आपका सिग्नल जो है डिक्रीज कर रहा है। तो ये साइन सिग्नल है और ये कॉस सिग्नल है। इसी तरीके से और सिग्नल हो सकते हैं, जैसे मान लिया जाए ये स्क्वायर सिग्नल है आपका, t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू आपका बना रहेगा, फिर अगले किसी टाइम पे t1 पे ये वैल्यू जो है स्विच कर जाएगा नेगेटिव पीक पे, फिर नेगेटिव मेंटेन रहेगा, फिर t2 पे आपका जो है ये स्विच कर जाएगा नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू पे। या आपका जो है ट्रायंगुलर सिग्नल भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है सिग्नल एंड सिस्टम चैप्टर में पढ़ेंगे। मोस्टली कम्युनिकेशन में जो है साइनोसाइडल सिग्नल पढ़ा जाता है। साइनोसाइडल सिग्नल में या तो साइन सिग्नल होता है, कॉस सिग्नल, कंबाइंडली इसको जो है साइनोसाइडल सिग्नल कहते हैं, ठीक ना। इसी सिग्नल को क्यों इतना पढ़ा जाता है, क्योंकि नेचर में जितने सिग्नल्स हैं मोस्टली वो साइनोसाइडल नेचर के होते हैं। जैसे वॉइस सिग्नल, लाइट सिग्नल, जितने भी ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स हैं वो मोस्टली जनरली जो आपके साइनोसाइडल नेचर के होते हैं, यानी उनका टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविज़न, सब जगह ये साइनोसाइडल सिग्नल यूज होता है, तो इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। ओके नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे डिफाइंड है, कम्युनिकेशन रिफर्स टू सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक साधनों से, ठीक ना, सिग्नल को सेंड करना, रिसीव करना और उसको प्रोसेस करना, ये तीनों कंबाइंड रूप में जो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। और कम्युनिकेशन के लिए, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए जो आपका कंपोनेंट यूज होता है, यानी कम्युनिकेशन के लिए जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो आपके इस फिगर में है, जिसमें मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। एक ट्रांसमीटर, जिसको आप TX से डिनोट करते हैं, दूसरा चैनल, और ये आपका तीसरा आपका रिसीवर है। चैनल कुछ भी हो सकता है, वायर्ड चैनल हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं मेनली। तो यहाँ चैनल आपका क्या है, फ्री स्पेस है, ठीक ना, इसे निर्वात कहते हैं आप लोग। फिर इसमें ट्रांसमीटर के पहले क्या है, इन्फॉर्मेशन सोर्स, यानी जिस इन्फॉर्मेशन को आपको सेंड करना है उसका सोर्स क्या है, ठीक ना।
और इसको ट्रांसमीटर पे भेजते हैं। ट्रांसमीटर में कई कंपोनेंट हो, जैसे इनकोडिंग, मॉड्यूलेशन, एंटीना, है ना, एम्पलीफायर वगैरह भी होता है। तो ट्रांसमीटर से फिर ट्रांसमिट किया जाता है। चैनल आपका फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस से आपका एक नॉइज ऐड हो जाता है, ठीक ना। ये भी एक कंपोनेंट है नॉइज सोर्स। नॉइज एक्चुअली ट्रांसमीटर में भी ऐड होता है, चैनल में भी ऐड होता है, रिसीवर पे भी ऐड होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नॉइज का अफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है वो चैनल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नॉइज सबसे ज़्यादा कहाँ ऐड होता है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, चैनल अगर है तो इसमें आप कहेंगे चैनल में, ठीक ना। और अगर इसमें है इनपुट टू द रिसीवर, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा नॉइज का इफेक्ट होता है, यानी रिसीवर के इनपुट पे, क्योंकि मैक्सिमम ये डिस्टेंस कवर कर चुका होता है। चैनल जितना ट्रैवल करना होता है सिग्नल को चैनल के थ्रू, तो कवर करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम आपका नॉइज का इफेक्ट होता है। लेकिन आप मोटा मोटा जानिए कि चैनल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट नॉइज का होता है, ठीक है। रिसीव होने के बाद सिग्नल आपका डिकोड होगा, डिमॉड्यूलेट होगा, है ना, फिर से यहाँ पे एम्पलीफाई होता है रिसीवर पे, और फिर फाइनली इसको डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, इस पे फोकस बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जो आपका अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? एक्चुअली ये टोटल फ्रीक्वेंसी बता रही है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी अवेलेबल है नेचर में, जितनी भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है उसके बारे में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फिगर में डिस्कस किया गया है। हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमको जो है पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमें जो भी हमारा एप्लीकेशन है, चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, या मोबाइल फ़ोन में 2G 3G 4G हो, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, रडार कम्युनिकेशन हो, या रडार में जो सिग्नल यूज होता है, ठीक ना, या फाइबर ऑप्टिक केबल में जो सिग्नल यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। या सिंपल आपको समझिए जैसे भूकंप आता है तो भूकंप का जो सिग्नल उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। अल्ट्रा वायलेट या एक्सरे जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इन सभी जितने पॉसिबल एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे सब कुछ जो है उस फ्रीक्वेंसी को दिया गया है। यानी नेचर में जितना फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, देखिए 10⁻⁴ के पहले यहाँ 0 से ना, 0 हर्ट्ज से लेके आपका लास्ट में 10⁻21 या 10⁻23, इसके आगे आएगा 10⁻23। इतनी फ्रीक्वेंसी आपके नेचर में अवेलेबल है। और आपको पता है जैसा कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है कि एनर्जी कांट बी जनरेटेड एंड कांट बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी कंजर्वेशन लॉ भी है कि फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी जनरेटेड एंड फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी नेचर ने जितनी फ्रीक्वेंसी दी है 0 to 10⁻21, इतनी फ्रीक्वेंसी ही पूरी वर्ल्ड में सभी के पास, इसी का यूज करना है, ठीक ना। आप अलग से कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते इस रेंज के बाहर। तो ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी नेचर ने हम लोग को दे रखा है, इसके बारे में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसका फ्रीक्वेंसी का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10⁻1 10 हर्ट्ज से स्टार्ट करके फिर 10⁻3 को किलो कहते हैं ना, ये किलो हर्ट्ज है। फिर आप आगे बढ़ेंगे 10⁻6 ये आपका मेगा हर्ट्ज है, 10⁻9 आपका गीगा हर्ट्ज है, 10⁻12 आपका जो है ये टेरा हर्ट्ज है, फिर 10⁻15 आपका पेटा, 10⁻18 एक्जा, 10⁻21 इज जीटा, इसके नाम है। तो जिसमें आपको किलो, मेगा, गीगा, ये 3-4 टर्म तो बहुत अच्छे से जो है आप लोग इसको पहचानते रहिए। यानी जब कहा जाएगा अगर मेगा हर्ट्ज तो आप जानेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻6 हर्ट्ज, गीगा मतलब 10⁻9 है ना, 10 के बाद आप जो है 1 के बाद 9 जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी से। तो जीरो आपका डीसी सिग्नल होता है, फिर उस पर 10, 100, 1000 यानी 1 किलो ना, फिर आपका 10⁻4 है 10 किलो हर्ट्ज। ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज है इसका एप्लीकेशन है सोनार और सर्वो मैकेनिज्म में। जैसे आपका सोनार एप्लीकेशन, ये डिवाइस सोनार, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक ना। ये मान के चलिए लोअर फ्रीक्वेंसी आपका जो है सबमरीन और कोस्टल एरियाज में
किया जाता है। सोनार डिवाइस जो है ये सबमरीन में यूज होता है, पनडुब्बी में, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए समुद्र के अंदर जो सिग्नल यूज किया जाता है उसकी फ्रिक्वेंसी ये कुछ किलो हर्ट्स होता है या 100 हर्ट्स होता है, इसी तरीके के आसपास जो है होता है। या कोस्टल एरिया में कम्युनिकेशन, शिप से शिप कम्युनिकेशन में जो है आपका ये लोअर फ्रिक्वेंसी यूज होता है। बाकी आप जानते हैं आपके घरों में जो AC करंट आती है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स, यानी 10 to 100 के बीच में यहाँ कहीं आएगा 50 हर्ट्स, ठीक ना। तो ये सर्वो मैकेनिज्म यानी आपका AC करंट के जो एप्लीकेशन है, सर्वो एप्लीकेशन जो है वो आपके लोअर फ्रिक्वेंसीज में यूज होते हैं, ठीक है। हमारा जो इंटरेस्टेड रीजन है वो है हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव, जिसको RF भी कहते हैं। इसका रेंज क्या है 10 किलो हर्ट्स यानी 10 to power 4 हर्ट्स टू यहाँ पे आपका आएगा 1 हर्ट्स या 10 to 3 हर्ट्स, कुछ बुक में 3 हर्ट्स तक है, ठीक ना। माइक्रोवेव जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव आपका एंड हो जाता है। एक्चुअली रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव को कहीं कहीं डिफाइन किया गया है द वेव दैट कैन बी रेडिएटेड थ्रू द एंटीना, यानी जिसको एंटीना से आप रेडिएट कर सकते हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव है। लेकिन माइक्रोवेव को भी आप जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक ना। तो RF फ्रिक्वेंसी जो आपका है ये आपका 10 to power 4 हर्ट्स टू 10 to power 9 हर्ट्स तक है, ठीक है। इसे में आपका जो है लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव ये सब भी जो है यूज होता है, आप लोग जानते रहिए थोड़ा थोड़ा। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव जो आपका है इसी में टोटल आपका रेडियो विविध भारती, रेड FM, जितने भी आप रेडियो के चैनल जानते हैं जो अब इंटरटेनिंग ट्रांसमिशन होता है सभी इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में होता है। टेलीविज़न का भी ट्रांसमिशन इसी रेंज में होता था। अगला कैटेगरी क्या है माइक्रोवेव, नेक्स्ट कैटेगरी इज माइक्रोवेव। इसका जो रेंज है कुछ बुक में है 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज से आपका है 1 to 300 गीगाहर्ट्ज, कुछ बुक में है आपका 3 to 300 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। आप ये मानिए 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। तो इस रेंज को जो है माइक्रोवेव रीजन कहते हैं, ठीक ना। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रीजन जो है इसी में आपका टोटल मोबाइल एप्लीकेशन होता है। 2G मोबाइल कम्युनिकेशन, 3G मोबाइल कम्युनिकेशन, 4G मोबाइल कम्युनिकेशन, 5G मोबाइल कम्युनिकेशन सब माइक्रोवेव में है, ठीक है ना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मैक्सिमम रडार एप्लीकेशन भी जो आपका होता है वो इसी रीजन में माइक्रोवेव में आपका ऑपरेट होता है। तो आपको जो पढ़ना या जो भी प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 रीजन है, एक RF है, दूसरा माइक्रोवेव। RF को रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव कहते हैं और इसको माइक्रोवेव कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका जो है अगला कैटेगरी है उसको कहते हैं टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज आपका जो है माइक्रोवेव के लास्ट से लेके आपका 10 to power 13 हर्ट्ज है, ठीक ना। टेराहर्ट्ज एप्लीकेशन कम्युनिकेशन में यूज अभी नहीं होता, एक्चुअली ये अंडर रिसर्च है, ठीक ना। अभी रिसर्च हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिन में टेराहर्ट्ज में जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक ना। तो अभी टोटल जो कम्युनिकेशन है जितने भी सिग्नल आपका ट्रांसफ़र होता है मोबाइल के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, रडार के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो जितने भी जानते हैं वो सिर्फ 2 रीजन में अभी, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव और माइक्रोवेव में, ठीक ना। अच्छा, अभी हम लोग एक पहले और स्टार्टिंग बात की तो भूकंप की, तो जो भूकंप का जो वेव होता है जनरली वो 50 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज या इसी के आसपास होता है। उसमें कई वेव होते हैं ना, P वेव, S वेव। तो जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो लोअर आर्डर फ्रिक्वेंसी होती हैं, ठीक ना, वो बहुत ही फटल होती हैं यानी घातक होती हैं। तो भूकंप का जो है वो 50 हर्ट्ज आप जानते रहिए। और आपका जो एप्लीकेशन यूज करते हैं रेडियो, टेलीविज़न, ये सब आपका जो मेन फ्रिक्वेंसी रीजन है जिसमें आपको वर्क करते हैं, फोकस करना है, वो आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव और माइक्रोवेव है। टेराहर्ट्ज अंदर रिसर्च है। नेक्स्ट आपका आया इंफ्रारेड। इंफ्रारेड एक्चुअली ये सब कैटेगराइज है, जैसे आपका लोअर इंफ्रारेड और इसके बाद जो विजुअल से सटा हुआ उसको कहते हैं फार इंफ्रारेड, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक कैटेगरी यूज किए हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में जो एप्लीकेशन है एक्चुअली इंफ्रारेड का एप्लीकेशन इंडस्ट्री में भी होता है और कम्युनिकेशन में जो है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है वो इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी रीजन में होता है, IR रीजन में होता है, ठीक ना। इसके बाद आपका जो है विजुअल रीजन है, आप जानते हैं जो लाइट है, सूर्य का प्रकाश या जो भी आप देख सकते हैं जिस लाइट को, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है आपकी 10 to power 14 to 10 to power 15 के बीच में होती है, ठीक है। इसके बाद आपका अल्ट्रा वायलेट है। अल्ट्रा वायलेट का यूज देखिए
कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव के बाद कहीं यूज कोई नहीं होता। ये इंफ्रारेड का फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज होता है बस, ठीक ना। फिर अल्ट्रा वायलेट का यूज आपका जो है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, एक मोटी मोटी देखिए, ये आपका 10⁻15 से लेके 10⁻16 टेंस ऑफ, यानी कुछ 10 20 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16, इसके बीच में आपकी फ्रिक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट है। ये इंडस्ट्री में यूज होती है। एक्सरे फ्रिक्वेंसी जो है ये आपकी भी इंडस्ट्री में यूज, मेडिकल में यूज होता है ना। एक्सरे आप जानते हैं क्या होता है। फिर नेक्स्ट ग्रुप आपका है गामा रेज। गामा रेज आपके 10⁻19 टू 10⁻21 होता है। उसके बाद आपका लास्ट है कॉस्मिक रेज। एक्चुअली गामा रेज और कॉस्मिक रेज ये आपकी जो है एस्ट्रोफिजिक्स में यूज होता है, ठीक ना। जो आपकी रेज सैटेलाइट्स अदर प्लैनेट से या अदर स्टार्स से आते हैं, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कॉस्मिक रेज होती है, यानी 10⁻21 एबव होती है। 10⁻21 टू 10⁻23 जो होता है वो कॉस्मिक रेज होता है। इसके पहले 10⁻19 टू 21 जो है गामा रेज होता है। तो जो आपका जो है मंगल ग्रह से या अदर ग्रहों से या अलग किसी तारों से जो फ्रिक्वेंसी आती है, सिग्नल आता है, उसकी फ्रिक्वेंसी इस कॉस्मिक रेज में होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, बहुत ज़्यादा इस पर जो है प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। मेन फोकस आपका जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव है, जो आपके कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है। तो आप देखिए जो है थोड़ा सा कुछ एग्जैक्ट फिगर पे आते हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन में यूज होता है। मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी आप लोग जानते हैं CDM में, है ना, और GSM 2G में ये दो टेक्नोलॉजी यूज होती है। GSM की दो फ्रिक्वेंसी बैंड था, एक 900, एक GSM 1800 या 1.8 गीगाहर्ट्ज़ इसको भी कहते हैं। 1800 को 1.8 गीगाहर्ट्ज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो बैंड था 2G के लिए, ये दो जो है 2G के लिए। तो CDM में का फ्रिक्वेंसी रेंज था जो 869 टू 890, GSM 900 के लिए 935 टू 960, फिर 1805 टू 1880 मेगाहर्ट्ज़, ये आपकी 2G की थी। अब 3G की फ्रिक्वेंसी देखिए, ये 3G की फ्रिक्वेंसी रेंज जो है ये है 20,110 टू 20,170 मेगाहर्ट्ज़। ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज है ये आपकी 3G में यूज होती थी। 2110 से 2170 मेगाहर्ट्ज़, ठीक ना। 2110 2170 मेगाहर्ट्ज़ ये 3G में यूज होता था। 4G में क्या यूज होता है, 2300 टू 2400 मेगाहर्ट्ज़, या गीगा में कहेंगे 2.3 टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़। ये जो है आपकी 4G में यूज होता है फ्रिक्वेंसी। वाईफाई ब्लूटूथ में क्या यूज होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 2.5, यानी 2400 मेगाहर्ट्ज़ टू 2500 मेगाहर्ट्ज़, ये आपकी वाईफाई और ब्लूटूथ में यूज होता है। एक्चुअली इसका रेंज बहुत कम होता है ना, वाईफाई का और ब्लूटूथ का रेंज बहुत कम होता है। वाईफाई का एक कैंपस के अंदर मतलब ये 100 मीटर या 200 मीटर इसकी रेंज होती है, ब्लूटूथ की तो 10 मीटर ही रेंज होती है। तो ये सब जो सिग्नल हैं वो अनलाइसेंस्ड हैं, ठीक है, इसका लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो 4G 3G ये सब हैं ये आपकी लाइसेंस वर्जन है। इसी तरीके से 5G आ रहा है। 5G का कई बैंड है। 5G का एक तो अंडर 6 गीगाहर्ट्ज़ एक बैंड है और एक एवर 24 गीगाहर्ट्ज़। एक्चुअली बहुत ही क्लियर भी डिफाइंड नहीं है, ये बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उसमें कई बैंड है। 6 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे भी कई बैंड यूज होता है और 24 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर भी कई बैंड 5G कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। कुछ कंट्रीज में अपने यहाँ भी यूज होगा। तो इस बेसिक चीज़ को आप लोग जानते रहिए, कितनी फ्रिक्वेंसी कहाँ यूज होता है। एक और फ्रिक्वेंसी कैटेगराइजेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को जानना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बीइंग इंजीनियर भी आपको जानने की ज़रूरत है। फ्रिक्वेंसी रेंज और बैंड डिजिग्नेशन, यानी किस फ्रिक्वेंसी रेंज का बैंड का नाम क्या है, डिजिग्नेशन क्या है। तो चलिए देखिए, कुछ ज़्यादा है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। 3 हर्ट्ज़ टू 30 हर्ट्ज़ ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, 3 हर्ट्ज़ टू 30 हर्ट्ज़, इसको कहते हैं ULF बैंड, अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी बैंड। 30 टू 300 हर्ट्ज़ है, ये ELF है, एक्स्ट्रा लो बैंड। और फिर 300 हर्ट्ज़ टू 3 किलो हर्ट्ज़ ये जो है ये VF बैंड है, वॉइस फ्रिक्वेंसी बैंड है, ठीक है। तो इसमें जो है
ये इसको फर्स्ट ग्रुप बना के, ग्रुप में अगर एक्चुअली 3 ग्रुप में आप कर लेंगे, 3 को एक ग्रुपिंग कर लेंगे तो इजी हो जाएगा याद करने में। तो 3 में कौन कौन से हैं, ULF है, ELF है एंड VF है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है 3 किलोहर्ट्ज़ टू 30 किलोहर्ट्ज़ जो है ये VLF है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी बैंड, ठीक है। अगला क्या है 30 किलोहर्ट्ज़ टू 300 किलोहर्ट्ज़ इज लो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये इसको कहते हैं LF बैंड या लो फ्रिक्वेंसी बैंड। ये सब बैंड याद रहना चाहिए कि किस बैंड का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन इसको रट जाइए, फिर बाद में आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपकी जुबान पे रहेगा, ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना होगा। नेक्स्ट आपका है 300 किलोहर्ट्ज़ टू 3 मेगाहर्ट्ज़, इसको कहते हैं MF, मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड, मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड। तो देखिए 3 का ग्रुप बना लीजिए, यहाँ पे आपका एक ये 3 ग्रुप है। एक्चुअली पहला जो 3 का ग्रुप है वो हर्ट्ज़ वाले ग्रुप हैं, ठीक ना। ये 3 किलो जो है इसको 3000 हर्ट्ज़ लिख सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो किलो हर्ट्ज़ वालों का है, यानी 3 किलो टू 30 किलो, 30 किलो टू 300 किलो, 300 किलो टू 3000 किलो आप कह सकते हैं 3 मेगा को। फिर अगला ग्रुप आप जो बनाएंगे वो मेगा हर्ट्ज़ वालों का ग्रुप बनाएंगे, ठीक ना। अगला ग्रुप जो बनाएंगे वो मेगा हर्ट्ज़ का, यानी 3 मेगा हर्ट्ज़ टू 30 मेगा हर्ट्ज़ जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी इसको कहते हैं। फिर 300 मेगा हर्ट्ज़ टू 30 मेगा हर्ट्ज़ टू 300 मेगा हर्ट्ज़ ये VHF है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, हाई फ्रिक्वेंसी बैंड। और अगला आप ले सकते हैं 300 मेगा टू 3 गीगा या 3000 मेगा, इसको 3000 मेगा भी कह सकते हैं, तो ये आपका UHF है। तो एक ग्रुप ये 3 का बना लीजिए आप, ठीक ना। तो 3 ग्रुप ये मेन इम्पॉर्टेंट ग्रुप है आपके, जिसमें पहले वाले ग्रुप में सब हर्ट्ज़ वाले सिग्नल हैं, दूसरे वाले ग्रुप में किलो हर्ट्ज़ वाले सिग्नल हैं, और तीसरे ग्रुप में आपके मेगा हर्ट्ज़ हैं, ठीक ना। और इसके नाम भी लिख लीजिए आप, ULF, ELF, VF, वेरी लो फ्रिक्वेंसी बैंड, मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड, हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, VHF आपका वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है। फिर UHF का मतलब होगा अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, 300 मेगा टू 3000 मेगा, 3 गीगाहर्ट्ज़, ठीक ना। तो ये आपका इतना हो गया। अगला बैंड क्या है, अगला बैंड को आप देख लो, 3 गीगा टू 30 गीगाहर्ट्ज़ को SHF कहते हैं, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, एंड 30 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ ये आपका EHF बैंड है, एक्सट्रीम हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, ठीक है। ये बैंड का फ्रिक्वेंसी रेंज और नाम आपने याद कर लिया। दूसरा एक और बात होता है कि इस भी सभी बैंड का जो फ्रिक्वेंसी बैंड है इसमें कौन सा एप्लीकेशन होता है ना, इस सभी बैंड के एप्लीकेशन, जैसे आपको हमने बताया था कि स्टार्टिंग के जो आपका हर्ट्ज़ वाले फ्रिक्वेंसी हैं, पहले ग्रुप में जो हमने बताया था 3 किलोहर्ट्ज़ तक के जो फ्रिक्वेंसी हैं, ये आपका फ्रिक्वेंसी एक्चुअली अप्लाई कहीं नहीं होता है, इसका एप्लीकेशन बहुत ही मिनिमम है। कुछ कोस्टल एरियाज में या आपके पनडुब्बी में, सबमरीन कम्युनिकेशन में कहीं कहीं आपकी वेरी लो फ्रिक्वेंसी बनी किलो हर्ट्ज़ वाले 3 किलो टू 30 किलो हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ये यूज होती है, या 300 टू 3 किलो हर्ट्ज़ ये VF वाइज फ्रिक्वेंसी, ये दोनों बैंड कहीं कहीं यूज होते हैं। ULF ELF का जो एप्लीकेशन है एक्चुअली बहुत ही कम इसका एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन जिसे हम बताते हैं, ये टाइम बीप जो सिग्नल होता है, जो नेशनल लेवल का आप रेडियो स्टार्ट करते होंगे, जो एक बीप सिग्नल आता है जो पूरे कंट्री का जो है एक फिक्स टाइम बताता है। जैसे 12 बजे हम लोग जब रेडियो सुनते थे तो एक बीप सिग्नल आता है ना, टी 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 की आवाज़ आती थी, तो पता चलता था एग्जैक्ट 12 बज गया। तो ये जो नेशनल लेवल के सिग्नल जो ट्रांसमिट किए जाते हैं वो आपका कुछ हर्ट्ज़ के होते थे, 10 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़, ठीक ना। और सबमरीन कम्युनिकेशन में या शिप टू शिप कम्युनिकेशन में वेरी लो फ्रिक्वेंसी यूज होता था। फिर आते हैं 30 टू 300 किलोहर्ट्ज़, ये जो लो फ्रिक्वेंसी और मीडियम फ्रिक्वेंसी है, इसमें आपका टोटल जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल यूज होता था कम्युनिकेशन में, जैसे विविध भारती में, ठीक ना, या जो है आपका और जो रेडियो के चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल आते हैं रेडियो पे हम लोग सुनते थे शुरू में, विविध भारती तो अभी भी आता है, तो वो सब ये लोअर फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन थे, यानी लो फ्रिक्वेंसी बैंड और मीडियम फ्रिक्वेंसी बैंड में। फिर आपका है हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी बैंड में भी जो है आपका
स्काई वेव कम्युनिकेशन, यानी रेडियो कम्युनिकेशन जो ट्रांसमिट होते थे स्काई के थ्रू, वो आपका 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़ में होते हैं। फिर 30 टू 300 मेगाहर्ट्ज़, यानी इन दोनों हाई फ्रिक्वेंसी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में आपके टोटल FM सिग्नल, रेडियो सिग्नल और टेलीविज़न सिग्नल यहाँ पे ट्रांसमिट होता था। एक्चुअली अब जो आपका ये टेलीविज़न ट्रांसमिशन होता है, जैसे टीवी के सिग्नल होते हैं, वो अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में चले गए, यानी इधर आ गए हैं माइक्रोवेव रीजन में, ठीक है। लेकिन पहले जो ट्रांसमिट होता था वो आपका इसी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रीजन में ट्रांसमिट होते थे, ठीक है। अब आ जाइए आप UHF में, यानी 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़। जितने भी आपका 2G 3G 4G सभी इसी रेंज में है ना। आपको पता है 2G जो है 800 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास चलता था, जिसमें CDM में था, तो 300 के बाद ही 800 आता है। फिर GSM आपका 900 था और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पे है। इसी UHF में सभी मोबाइल कम्युनिकेशन आपके वर्क करते हैं। फिर 3G आपका आया 2.1G के आसपास, 4G कम्युनिकेशन आया 2.3 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास, है ना। फिर 5G आ रहा है। 5G आपका जो है SHF बैंड में आ रहा है, 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़ इस बैंड में, है ना। या कह लीजिए आपका 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज में आएगी, क्योंकि कुछ बैंड्स आपके बिलो 6 गीगाहर्ट्ज़ हैं, है ना। सॉरी, ये आपका कुछ बैंड बिलो 6 गीगाहर्ट्ज़ हैं, अब कुछ बैंड आपके एबव 24 गीगाहर्ट्ज़ हैं, 24 गीगाहर्ट्ज़ के एबव हैं कुछ बैंड्स, ठीक है। तो इन बैंड का नाम और इनका फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको बढ़िया से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलेशन।